हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्गुमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि आपका आर्गुमेंट होता क्या है और फिर आपका ये पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है ना, आर्गुमेंट या इसी चीज को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आ जाइए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका आपको आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं इस चीज को। ठीक है, अभी आपको मालूम है, पीछे के लेक्चर में भी आपको बताया गया था क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको पॉइंट के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये लाइन आपका ओपी हुआ। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, या इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो आपका आर्गुमेंट क्या होता है, ये जो लाइन ओपी है, ठीक है ना, जो इस रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, द एंगल दैट द लाइन ओपी मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या, आर्गुमेंट। क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड आपका गिवन। ठीक है, तो चलिए, बात समझ में आ गई कि आर्गुमेंट होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे, और इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड। अभी यहाँ पर थीटा है तो ये इस तरह से थीटा लिख देंगे, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलेंगे, तो ए एम पी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। क्लियर है, या अभी एक चीज यहां से देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका y होगा, ये x होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर इस चीज को अगर वो सेटिस्फाई करता है कि कॉस थीटा यहां से कितना हो जाएगा बोलिए, तो एक्स बाई ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना। तो थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर इस इक्वेशन को अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो वही एंगल आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है ना, तो इस चीज को समझ लीजिए कि आपका ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा वर्किंग रूल होगा किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का। अभी बहुत इसमें बारीकी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिकली आपको ये समझना था कि ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से ये आपका जो आर्गुमेंट होता है दो तरह का होता है। ठीक है ना, ये आपका जो आर्गुमेंट है ये दो तरह का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका सिंपल आर्गुमेंट, और दूसरा जो होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है ना, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये आपका सिंपल आर्गुमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। सिंपल आर्गुमेंट जो होता है
इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यानी बाय लॉन्गेस्ट रूट। और इसका जो वैल्यू होता है, अगर आर्गुमेंट आप यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इसका जो वैल्यू होगा 0 और 2 पाई के बीच में होता है। ठीक है, अभी हम लोग 1 बाई 1 इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या उसका आर्गुमेंट हो सकता है ना। और जो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है इसको हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी बाय शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है ना, ये इसको हम लोग किस रूट से मेजर करते हैं? लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रूट से। ठीक है, और यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको शॉर्टेस्ट रूट से, और इसका जो वैल्यू होता है वो आपका -पाई और आपके पाई के बीच में ये होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग मेजर करते हैं इसको शॉर्टेस्ट रूट से। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 बाई 1 सिंपल और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर चर्चा करते हैं कि क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, साथ साथ ही देखते चलते हैं, सिंपल और प्रिंसिपल दोनों देखते चलते हैं। सिंपल एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, किस तरह से हम लोग दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो वहां से आप थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, यानी एंगल निकाल लीजिए, यानी कहने का मतलब वहां से आप टेन थीटा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, और टेन थीटा क्या होगा अभी अभी पीछे में देखे हैं यहाँ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहां से देख लीजिए, टेन थीटा आपका क्या होगा? y बाई एक्स होगा। ठीक है, तो आप टेन थीटा निकाल दीजिए। ठीक है, y बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से जो थीटा का वैल्यू आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको आप अल्फा मान के रखिए। ठीक है, थीटा को आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है। यहां से देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि दोनों एक्स आपका क्या हो, दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। यहाँ एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो, है ना, और यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है ना, ये हो सकता है ना। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो पहली बात क्या कि अगर ऐसा होता है कि इफ एक्स भी आपका पॉजिटिव हो एंड वाई भी यहां से क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो जब एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका कहाँ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कहाँ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो पॉइंट जाएगा ये कहाँ जाएगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। ठीक है ना, कि अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इस केस में ये जो आपका थीटा जो होगा वो अल्फा के ही बराबर होगा। ठीक है ना, थीटा अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाइए, यानी यही है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर जो होगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड क्या है कि अगर आपका एक्स निगेटिव हो जाता है एंड वाई जो है यहां से क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कहाँ की बात है? बोलिए, ये सेकेंड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है ये, है ना, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हुई। ठीक है,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ, तो ये जो थीटा बराबर अल्फा जो हुआ, ये आपका सिंपल भी हुआ और प्रिंसिपल भी हुआ, दोनों आपका यही होगा, थीटा बराबर अल्फा। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद, तब यहां से जो आपका होगा थीटा जो हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट जो होगा आपका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू यहां से आप निकालिएगा उसको अल्फा मान लेंगे, फिर जो आर्गुमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। यानी अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहां। ठीक है, अभी जो एंगल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, है ना। यहां से जो थीटा आर्गुमेंट जो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें। थर्ड में क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका, कि अगर ऐसा होता है कि x भी निगेटिव हो जाता है और y भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कहाँ का कहानी है आपका, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट का कहानी। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा, आर्गुमेंट जो होगा थीटा, वो कितना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अभी अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना, ये अल्फा हुआ, और आपको मालूम है यहाँ आपका 0 होता है, यहाँ आपका पाई होता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो पाई माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, ठीक है, ये आपका कहानी हो गया सेकेंड का था ये। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ, कि अगर ऐसा होता है क्या, कि अगर x जो है वो आपका पॉजिटिव है एंड y जो है यहां से क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये कहाँ का बात है, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पाई होगा। ठीक है ना, तो यहां से जो अगर आप एंगल लेते हैं, ठीक है, ये जो एंगल लेते हैं आप, ठीक है, तो देखिए ये टोटल 2 पाई है, अगर ये आपका अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहां पर जो आर्गुमेंट होगा, सिंपल आर्गुमेंट, अभी सब सिंपल आर्गुमेंट ही लिख रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी अभी लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कहानी हो गया फोर्थ का, कहाँ का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सिंपल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है, अब जरा हम प्रिंसिपल की भी बात कर ले। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट में ये आपका, ये जो लाइन है इसका, ये कहाँ गया इसका, इसका थीटा हम लोग यहीं पर दिखलाए थे। चलिए, थीटा बराबर अल्फा है, यही है, यही है, ये है। ठीक है ना, तो सिंपल आर्गुमेंट आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तो फर्स्ट में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आ जाएंगे तो सेकंड में आपका पाई माइनस थीटा होगा, तो सिंपल और प्रिंसिपल दोनों आपका यहाँ पर, ये सिंपल भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है ना, ये आपका सिंपल भी और प्रिंसिपल दोनों आर्गुमेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मगर जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग, ठीक है, तो सिंपल आर्गुमेंट तो आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर ही रहे हैं, ये पिंक वाले कलर से देखिए। ठीक है, मगर जब प्रिंसिपल की बात करें तो क्या बताए थे पीछे, ये क्लॉकवाइज भी मेजर किया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी, और बाय शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, तो अभी ये जो लाइन है इसका सिंपल आर्गुमेंट तो ये हो गया है ना, लॉन्गेस्ट रूट से, मगर इसका एक शॉर्टेस्ट रूट भी है, कौन सा है, इधर से, ये वाला। ठीक है, तो इधर से अगर हम लेंगे तो यहाँ, ये तो आपका सिंपल आर्गुमेंट हो गया, ये आपका सिंपल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ नहीं,
यहाँ नहीं, थर्ड वाला यहाँ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिंपल आर्गुमेंट हो गया। मगर जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो ये माइनस पाई, ठीक है ना, माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर से अगर हम करते हैं तो ये माइनस पाई और प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बात कर ले फोर्थ में, तो फोर्थ में ये आपका सिंपल आर्गुमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका अल्फा है, तो शॉर्टेस्ट रूट इसका क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस यही एंगल आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, सीधा सीधा आपका माइनस अल्फा। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा घिचपिच हो गया, मगर फिर भी चलिए, है ना, आप सेपरेट सेपरेट इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ के लिए, ठीक है। ये दोनों तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। और ये आपका थर्ड के लिए था, ठीक है। तो क्लियर है, तो चलिए इस चीज को एक बार फ्रेश कर देते हैं, ये आपका क्या क्या हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, यहां पर हम लोग सिंपल आर्गुमेंट को लिख देते हैं, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको आसान हो, ठीक है ना। ये आपका सिंपल आर्गुमेंट और ये आपका हुआ ठीक है। फर्स्ट में क्या बताया गया आपको, थीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा। इसमें क्या बताया गया, ये पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। इसमें क्या बताया गया आपका, पाई प्लस अल्फा। और यहां बताया गया आपको 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। मगर इसमें क्या बताया गया, इसमें फर्स्ट में तो दोनों, फर्स्ट और सेकंड में सिंपल और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और थर्ड में जाके चेंज हो जाता है, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और यहां जो होगा ये माइनस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। बस इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चारों याद रखिए। आह, ठीक है। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम लोग आर्गुमेंट निकालें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्या बताया गया आपको कि सबसे पहले आप यहां से टेन थीटा निकालें। यहाँ एक्स देखिए कितना है, -1 है, और वाई कितना है, 1 है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, इसी से आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ से एक्स कितना है, -1, और वाई कितना है आपका +1। तो आपको बताया गया था कि पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। जो भी हम लोग एंगल निकालेंगे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 1 ये कितना के 1, मतलब यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, π/4। और इसी को बोले थे कि इसको आप अल्फा मान लीजिए, जो π/4 आया इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए यहां से, अब देखिए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। जब एंगल डिसाइड हो गया कि हाँ एंगल इतना है, अब वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आइए यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां से जो उसका रियल पार्ट है वो क्या है, यानी एक्स निगेटिव है एंड वाई क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो ये कहानी कहाँ चल सकता है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की बात, कहाँ, ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट होता है थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए, π-अल्फा, ठीक है। यानी π-अल्फा कितना है आपका, π/4 है। इसको माइनस कर लीजिए, 4 पाई और -π/4, यानी
3π/4, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन था यही थीटा हुआ ना, यही आपका आर्गुमेंट निकल के आया। यानी कहने का मतलब यहां से कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना आया आपका 3π/4 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है -1 और -√3i दे रहा है। ठीक है, इसका आपको आर्गुमेंट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर वही काम करना है। सबसे पहले आप यहां से tan थीटा निकाल लें। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ y बाई कोफिशिएंट ऑफ x, y/x है ना। देखिए पीछे में आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, tan थीटा निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से मॉड में y/x। ठीक है, और उसको अल्फा बोल ले। ठीक है ना। तो ये जो निकल के आया ये आपका सिंपल भी हुआ और प्रिंसिपल भी हुआ। ठीक है, वहां की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको सिंपल आर्गुमेंट ही निकालने को बोलता है। ठीक है, तो चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस गया, नहीं भी जाता तो हम लोग मॉड के अंदर रखे हैं। तो क्या हो गया आपका √3 है ना। तो √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, यानी π/3 हो जाएगा। यानी थीटा यहां से क्या हो गया आपका π/3, और इसी को अल्फा मान लेते हैं। ये जो π/3 आया आपका इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं। यहां देख पा रहे हैं कि x भी निगेटिव है, आपका y भी निगेटिव है ना। यानी यहां से आपका x भी निगेटिव है और y भी यहां से क्या है, निगेटिव है। तो ये कहानी कहाँ का है, आपके थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड। ठीक है, और इस केस में जो आपका सिंपल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस अल्फा। अल्फा आप माने हुए हैं। ठीक है, तो पाई अल्फा कितना है आपका π/3 है। ठीक है, π/3। अब यहां पर ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3π और प्लस पाई, यानी 4π/3। ठीक है, तो इस तरह से ये थीटा निकला। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 4π/3। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आर्गुमेंट समझ में आ गया है तो अब हम लोग जरा बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स के। ठीक है, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका वो है आपका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, अभी आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी उसका प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे, मगर उस प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हम लोग कुछ फॉर्म्स है ना, उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर हेडिंग दीजिए डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो जिसमें पहला है आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आ जाइए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह से x + iy। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब आपको मालूम है फिर वही कहानी, क्या इसको पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपका y, ये x, इसको थोड़ी देर के लिए ये एंगल थीटा मानते हैं। तो यहां से बताइए तो cos थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको ये आपका x² + y² होगा, और इसको थोड़ी देर के लिए r मान लीजिए आप। ठीक है, क्या मान लीजिए, r। ठीक है ना, अब वो r क्या होगा, r क्या होगा, वो मॉडुलस, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस होगा वो। ठीक है, तो चलिए यहां से cos थीटा जो हो जाएगा वो x/r हो जाएगा। sin थीटा जो हो जाएगा, 1 मिनट, तो यहां से x = जो हो जाएगा वो r cos थीटा हो जाएगा। एंड यहां से फिर साइन थीटा जो होगा आपका, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा y/r। यहां से जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, y निकल चुका है, ये आपका यहां से x। ठीक है, अब आ जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या था, z = x + iy है।
तो यहाँ से ये जो मोड z होगा ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², और इसी को हम लोग थोड़ी देर के लिए r मान लिए है। ठीक है, चलिए पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आते हैं, ये जो फॉर्म है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हुआ, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, यानी x और y के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, यहां से z इज इक्वल टू x, है ना, x। अब यहां पर हम कुछ आपको x की जगह पर क्या रख सकते हैं, r cos थीटा। ठीक है, यानी एक यहां पर हम लोग एक अलग पैरामीटर इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि आपका क्या है, थीटा है, और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ये आई वाई की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, r sin थीटा। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, देखिए यहां से r कॉमन कर लीजिए, ये आपका cos थीटा और प्लस i sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही जो फॉर्म कहलाता है, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, साइन और कॉस इसमें दिख रहा है, तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। और क्या क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है, थीटा दिख रहा है ना, थीटा, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। ठीक है, आर क्या है, आर मेरा, आर क्या है, मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस फॉर्म को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, मॉडुलस आर्गुमेंट, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा ये सब एक ही फॉर्म का नाम है। तो यहां से r के जगह पर आप मॉड z भी सेट कर सकते हैं, और ये आपका cos थीटा और प्लस i sin थीटा। तो यही रहा आपका कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, कार्टेशियन जो कि x और y में हो, ठीक है, और r और थीटा के फॉर्म में हो तो उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आइए उस चीज को समझते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है ना, इस चीज को हम लोग, इस चीज को हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r और e के पावर में i थीटा। बहुत ही शानदार टाइप का फॉर्म है ये। ठीक है ना, जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, पीछे के लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर का बताया गया, या बहुत सारा जो मॉडुलस का प्रॉपर्टीज जो प्रूफ किए किए ठीक है ना, वो इसके हेल्प से बहुत आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, मगर वहां पर पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, अब आगे जो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसी का सहारा लेंगे। बहुत ही शानदार फॉर्म है ये। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में ये बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, आप इसको एक छोटे से नन्हे से फॉर्म में आप इस तरह से r और e के पावर में i थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म का क्या नाम है, यहां से इसको हम लोग यूलर्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लियर है, यही आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हुआ। क्या क्या हुआ, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपको लिखा दिख रहा है तो वो आपका कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। कुछ इस तरह से z इज इक्वल टू r इंटू में cos थीटा प्लस i साइन थीटा है, तो ये आपका पोलर फॉर्म कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहलाता है, या फिर मॉडुलस और आर्गुमेंट फॉर्म भी कहलाता है। ठीक है, और ये जो है, ये आपका z इज इक्वल टू r e के पावर में i थीटा, ये क्या कहलाता है आपका, यूलर्स फॉर्म, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से
डील करते हैं। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे z इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन लेना क्या है, अभी तो अभी अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे जहां पे आर्गुमेंट, या चलिए छोड़िए हटाइए उसको, z इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कि -√3 और प्लस i, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपको पोलर फॉर्म में मालूम है कि साइन थीटा और कोस थीटा इन्वॉल्व होता है, थीटा हो रहा है, ठीक है, तो अभी अभी बताया गया, ये सबसे पहले आपको तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है और क्या उस आर्गुमेंट का वैल्यू, थीटा का वैल्यू होगा, पहले वो डिसाइड करेंगे तब फिर हम उसका फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ से, तो सबसे पहले हमको इसमें इसके मॉडुलस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, माइनस ये आपका √3 का स्क्वायर और प्लस i का कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 3 और +1 जो कि 4 हो जाएगा, 2 हुआ, तो यहां से ये r जो था आपका, इसी को r माने थे ना, 2 आ गया है। अब जरा हम लोग आर्गुमेंट की बात कर लें, तो चलिए यहां से क्या बताया गया था, tan थीटा निकालिए मॉडुलस लगा के इसमें, तो ये माइनस क्या होता है, ये y/x होता है, tan थीटा जो होता है क्या होता है, y/x, तो y यहाँ कितना है, 1 है, ठीक है, y कितना है आपका, 1 है, और x कितना है, -√3, यानी ये 1/√3 हुआ, 1/√3 हुआ, तो यहाँ से tan का, tan के किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, 30 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री यानी बोले तो π/6, ठीक है, और इसी को थोड़ी देर के लिए आप अल्फा बोल लें, ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो आपका x जो है वो निगेटिव है एंड y जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये कहानी कहाँ का है, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का है, कहाँ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना, थीटा, वो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, करते हैं ना, तो पाई और माइनस अल्फा, अल्फा कितना आया आपका π/6, तो ये 6 पाई माइनस पाई यानी 5 π/6, तो यही रहा आपका थीटा, यानी अगर सिर्फ आर्गुमेंट बोलता तो यहां तक निकाल के छोड़ देते हैं, मगर हमको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है ना, इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, चलिए, थीटा भी मालूम हो ही चुका है आपको, मॉडुलस भी मालूम हो ही चुका है, लिख दीजिए, देयरफॉर यहां से जो इसका पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू r, ठीक है ना, लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, r कितना आया आपका, 2 आया है, ठीक है, cos थीटा, थीटा क्या है आपका, आर्गुमेंट है, यही आपका हुआ आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, तो कितना है वो, 5 π/6 है, क्या है, 5 π/6 और प्लस i, और ये आपका साइन 5 π/6, यही रहा आपका क्या, पोलर फॉर्म, ठीक है, तो किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा एक और फॉर्म देखे थे, उसको भी डिस्कस कर ही दीजिए, ठीक है, तो यहां से ये 2 और इसको e के पावर में i 5 π/6 लिख दीजिए, बात खत्म, ठीक है, ये आपका यूलर्स फॉर्म हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर था वो आपका क्लियर हुआ, ठीक है, अब हम लोग फिर से वापस आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे, ठीक है, कि ये जो आपका आर्गुमेंट है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी देख ही लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टी होता है क्या, कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है, z1 इंटू z2 ये बराबर होता है आपके आपके आर्गुमेंट ऑफ z1
और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की। ठीक है, कुछ लॉग के तरह इसका प्रॉपर्टी चलता है। ठीक है, कैसे हो गया ये, है ना, कैसे हो गया प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक बेहतरीन सा फॉर्म सीख चुके हैं, यूलर्स फॉर्म। ठीक है ना, उसी के हेल्प से इसको प्रूव कर लेंगे, या फिर पोलर फॉर्म से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो Z1 आर्गुमेंट है ना, तो मान लेते हैं ये आपका R1 और E के पावर में I थीटा 1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। या नहीं तो आप ऐसा मान के भी प्रूव कर सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू R1 और ये cos थीटा 1 और प्लस I sin थीटा 1। ठीक है, आर्गुमेंट है इसलिए इसमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से फिर Z2, ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं E के पावर में I थीटा 2। यहां से ये आपका Z2 कितना हो जाएगा, R2 और ये cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, तो यहां तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा R1 इंटू R2। और देखिए ये E के पावर में दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब यहां जब मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो cos थीटा 1 में इस दोनों में करना पड़ेगा, फिर इससे करना पड़ेगा, फिर सेपरेट रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना पड़ेगा। उतना कहानी करने का टाइम नहीं है। ठीक है, जब हम कुछ सीखे हैं तो उसका फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो आपको मालूम है कि जो थीटा होता है वही तो मेरा आर्गुमेंट होता है ना, है ना। तो अब आ जाइए, तो अब यहां से अगर आप आर्गुमेंट लिखना चाहे, ठीक है, कि आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है एंगल, ये आपका यही है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सी बात है। हमको आर्गुमेंट बताना है, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, वही जो थीटा एंगल है आपका। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, आप चाहे तो इसको वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 R2 और ये cos थीटा 1 और प्लस थीटा 2 प्लस I sin ये आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2। आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा ना, बात समझ रहे हैं। तो यहां से यही आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। और थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 जो होगा ये आपका यहां से आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो होगा वो थीटा 1 होगा, और यहां से जो आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो होगा वो क्या होगा, थीटा 2 होगा। यानी ये आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 और ये प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। क्लियर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक्चुअली कुछ लॉग के तरह ये प्रॉपर्टी काम करता है। ठीक है, लॉग में भी आप लोग पढ़े होइएगा कि लॉग A इंटू बी जो होता है वो क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B होता है। ठीक है, लॉग A बाई बी जो होता है वो लॉग A माइनस आपका लॉग B होता है, और लॉग A टू दी पावर अगर n हो तो ये n लॉग A हो जाता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे कुछ आपका आर्गुमेंट भी आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या है। सेकेंड जो है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। अभी अभी माना ही हुआ है, Z1 और Z2 माना ही हुआ है। चलिए हम लोग Z1 बाई Z2 डायरेक्ट करते हैं। Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, R1 और E के पावर में I थीटा 1 और ये आपका R2 E के पावर में I थीटा 2। R1 बाई R2 ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ E के पावर में I और थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। आपको क्या है, आर्गुमेंट से मतलब है, ठीक है ना, एंगल से। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये क्या हो जाएगा, यहां से थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 क्या है आपका
आर्गुमेंट ऑफ z1। तो देख रहे हैं ना, ये जो आपका यूलर्स फॉर्म जो है आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कितना शानदार फॉर्म है ना, कितने आसानी से हमको ये सॉल्व करके दे रहा है। ठीक है, अगर वो पोलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन, अभी पोलर फॉर्म में ये लिखते r1 cos θ1 प्लस i sin θ1, फिर नीचे में r2 cos θ2 प्लस i sin θ2, फिर क्या करना पड़ता उसको, cos θ2 प्लस माइनस i sin θ2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितना लंबा कहानी होता, समझ रहे हैं ना। तब जाके आपको कहीं से वो फाइनल जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता वो r1/r2 है ना, cos θ1 माइनस θ2 प्लस i sin θ1 माइनस θ2 ऐसा मिलता, तब जाके आप वहां से डिसाइड कर पाते कि यही मेरा आर्गुमेंट हुआ, है ना। मगर देखिए, है ना, अब जो पीछे में हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब पढ़े थे, वहां भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मगर खैर चलिए, अब यहां से सीखे हैं, अब यहाँ के बाद से कोशिश करेंगे इसी को यूज करने का या क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, थोड़ा सा वो भी समझते चलते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हुआ r1, और ये आपका r2 है। ठीक है, ये आपका θ1 हुआ, और ये आपका θ2 हुआ। तो ये जो हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका θ1 माइनस, ये आपका θ1 हुआ, ये θ2 हुआ, तो ये आपका θ1 माइनस θ2 हुआ। ठीक है, ये z1 और z2। तो याद रखिएगा, ये आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 का ये मतलब हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z1, यहां पर लिख देते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 का ये मतलब हुआ कि ये एंगल बिटवीन z1 एंड z2, एंगल बिटवीन z1 एंड z2 मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गया, देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, यहां से थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसका, थर्ड क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ, यहां से अगर z का पावर n है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू, और अरे लॉग क्यों, लॉग माइंड में चल रहा है ना, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी पर एक बार नजर डाल लीजिए आप। फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ये z1 प्लस z2 हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इस तरह से zn तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको अलग अलग लिख सकते हैं, z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ zn आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा कर देते हैं आप कि ये जो z1 z2 z3 और ये जो zn है आपका, सब अगर z के बराबर हो जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ z इंटू z n टाइम्स करेंगे तो ये z का पावर n हो जाएगा, और इधर में आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। तो इस तरह से इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है कि अगर ऐसा होता है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो n पाई है ना, ऐसा है, पाई का मल्टीपल है, n आपका यहाँ पे इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो n पाई बोले तो n अगर 0 रखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से n अगर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या फिर अगर 1 रखते हैं तो पाई होगा। ठीक है, 2 रखते हैं तो 2 पाई होगा। ठीक है ना, यानी 0 ही होगा, यानी आर्गुमेंट यहां से
कुछ इस तरह से अगर आप रखते हैं तो या तो 0 होगा या फिर पाई का मल्टीपल आएगा, और 0 और पाई के मल्टीपल पे, ठीक है ना, क्या होने वाला है देख लीजिए जरा एक बार यहाँ। ठीक है, अब अगर एंगल की बात करें तो 0, यहाँ पाई/2 है ना, यहाँ पाई, यहाँ ये आपका 3 पाई/2, और फिर यहाँ आपका 2 पाई, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका ये 5 पाई/2, ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका 3 पाई, ये आपका 7 पाई/2, ठीक है, और ये आपका 4 पाई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं n पाई, n क्या है आपका यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, 0 लेते हैं तो 0 होगा, 1 लेते हैं तो पाई, 2 लेते हैं तो 2 पाई, 3 लेते हैं तो 3 पाई, यानी ये इसी एक्सिस पर आएगा। तो ये एक्सिस क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस चीज को क्या बोलते हैं आप, यहां से आप इसको किस एक्सिस के नाम से जानते हैं, रियल एक्सिस से, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या होगा आपका इमेजिनरी, क्या होगा इमेजिनरी एक्सिस होगा, ठीक है, इधर वाला, और ये आपका रियल लाइन या रियल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो यहां से जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा, ठीक है ना, प्योरली रियल होगा, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। समझ रहे हैं ना बात को। और पांचवा कि अगर ऐसा होता है कि इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, ठीक है, वो कितना के बराबर, अगर ऐसा हो जाए कि वो पाई/2 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहां से ये आपका पाई/2 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पाई/2 का मल्टीपल तो वो किस एक्सिस पर आ गया आपका, इमेजिनरी एक्सिस पर आ गया, ठीक है। तो यहां से जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट फॉर्म्स था वो बताया गया, जिसमें आपका पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगर ये सब समझ चुके हैं तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम लोग मिलेंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पोलर फॉर्म पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है, ठीक है ना, कुछ आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना, और जो फॉर्म्स बताया गया है उस पर कुछ क्वेश्चन लेके मिलते हैं फिर। तब तक के लिए थैंक यू।